डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद एजाज। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे एज पर इंडिफरेंस करो अप्रोच। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट जो हमारे दो लेक्चर्स थे उनमें हमने इंडिफरेंस करो अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया। पहले लेक्चर में हमने बजट लाइन को स्टडी किया और दूसरे लेक्चर में हमने इंडिफरेंस मैप स्टडी किया। अब हम ये बात जानते हैं कि जब कंज्यूमर की एक गिवन इनकम होती है और मार्केट में जो प्रिवेलिंग प्राइसेस होते हैं, एज पर दैट जो हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती है कमोडिटीज खरीदने की, जैसे कि एक्स एंड वाई दो कमोडिटीज है, तो इनको खरीदने की जो पॉसिबिलिटी है बजट लाइन वो पॉसिबिलिटी हमें दिखाती है। यानी कि बजट लाइन हमें यह बताती है कि कंज्यूमर के लिए क्या खरीदना या कौन सी कॉम्बिनेशंस खरीदना पॉसिबल है, जबकि उसकी इनकम और मार्केट में जो प्राइसेस प्रिवेलिंग है वो पहले ही एस्टैब्लिश्ड है, वो पहले ही तय हुए हैं। तो जो हमारा इंडिफरेंस मैप है वो हमें यह बताता है कि कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता है, या हम यूं कहेंगे कि कंज्यूमर अगर एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन खरीदता है तो उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उस वक्त क्या होगी। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हर इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमें सेम यूटिलिटी बताती है। अब देखिए यहां पे एक्स है, यहां पे वाई है, तो ये कमोडिटीज है एक्स एंड वाई, और ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये बुनियादी तौर पर दिखाती है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है ऑफ एक्स एंड वाई, जहां पे कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो जब हम इस इंडिफरेंस कर्व से आगे जाएंगे दूसरे इंडिफरेंस कर्व पर, तो वहां पे हमारी यूटिलिटी जो है वो ज्यादा होती है, सेटिस्फैक्शन लेवल ज्यादा होती है। तो ये जो इंडिफरेंस मैप है इसको देख के हम ये बता सकते हैं कि कंज्यूमर की ये कोशिश होगी कि वो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व जो है उस पे चला जाए, क्योंकि जितना वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे चला जाएगा उतनी उसकी जो है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी जो उसको हासिल होगी वो ज्यादा होगी। तो अब हम इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश करते हैं। देखिए, अगर आपने बजट लाइन समझी है और इंडिफरेंस मैप समझा है तो ये कोई अब मुश्किल बात नहीं है इक्विलिब्रियम हमारे लिए अंडरस्टैंड करना। यहां पे बस एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा इससे पहले कि हम इक्विलिब्रियम पे जाएंगे, और इन दो डायग्राम्स के जरिए से हम इक्विलिब्रियम को समझने की कोशिश करेंगे। एक बात यहां पे याद रखनी है कि जो स्लोप ऑफ द बजट लाइन है दैट इज इक्वल टू पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई। तो अगर ये बात आपको यहां पे समझ नहीं आती तो आप वापस जाइए, बजट लाइन का जो डिस्कशन है वो आप फिर से देखिए, तो वो ये बात आपको वहां पे अच्छी तरह समझ आएगी। यहां पे मैंने साइन जो है यानी माइनस प्लस जो है वो मैंने डिसरिगार्ड किया है, हालांकि आप यहां पे माइनस लिख सकते हैं क्योंकि ये जो स्लोप है ये हम जानते हैं कि इसका वैल्यू नेगेटिव होगा क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। तो ये यहां पे जो इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया, वो इक्वल होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। तो इस कर्व का भी अपना स्लोप है और इस कर्व का, इन कर्व्स का भी जो है अपना स्लोप होता है। तो ये बात समझने के बाद कि यहां पे स्लोप है पी एक्स बाई पी वाई, यहां पे स्लोप है मार्जिनल यूटिलिटीज का रेशियो। अब हम क्या करेंगे कि हम इस इंडिफरेंस मैप को सुपर इंपोज करेंगे बजट लाइन पे। देखिए यहां पे भी कमोडिटी एक्स है, यहां पे भी है, यहां पे कमोडिटी वाई है, यहां पे कमोडिटी वाई है, तो हम ये जो मैप है ये सुपर इंपोज कर सकते हैं बजट लाइन पे, और फिर वहां हम ये समझ पाएंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है। सो लेट अस सी दैट। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में इक्विलिब्रियम दिखाने के लिए मैंने यहां पे जो हमारा इंडिफरेंस मैप था उसको सुपर इंपोज किया बजट लाइन पे। तो ए बी हमारी बजट लाइन है और ये जो IC 1, 2 एंड 3 हमारी तीन इंडिफरेंस कर्व्स हैं। तो यहां पे हमने ये याद रखना है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने के लिए दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है। तो जो हमारे पास दो कंडीशंस है, पहली कंडीशन है कि प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, यानी कि प्राइस रेशो जो है वो इक्वल होना चाहिए रेशो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। यानी हम ऐसे कहेंगे कि चूंकि स्लोप जो होता है बजट लाइन का वो हमें प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई
बताता है, यानी कि वो प्राइस रेशियो होता है। और जो हमारा स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का, वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, यानी कि उसका वैल्यू होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब जिस पॉइंट पे marginal utility of x divided by marginal utility of y will be equal to price of x divided by price of y, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। और दूसरी चीज ये कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो थॉरोली या थ्रू आउट जो है वो कॉन्वेक्स होनी चाहिए। तो अभी हम इन दो कंडीशंस को अंडरस्टैंड करने की यहां पे कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पास एक बजट लाइन है ए बी और हमारे पास 3 इंडिफरेंस कर्व्स हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व 1 जो है वो टच करती है बजट लाइन को ऑन 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। तो इसको आप L लिखिए, इसको आप M लिखिए। तो L और M पे क्या होता है कि हम ये कॉम्बिनेशन जो है वो खरीद सकते हैं। L और M कॉम्बिनेशन हम खरीद सकते हैं। वो हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि ये L और M बजट लाइन पे है, तो ये कॉम्बिनेशन हम खरीद सकते हैं। और चूंकि इंडिफरेंस कर्व जो है इनके थ्रू जाती है, तो अगर हम इन 2 पॉइंट्स पे ये 2 कॉम्बिनेशन खरीदेंगे या इन 2 में से एक कॉम्बिनेशन जो है वो खरीदेंगे, तो फिर हम इंडिफरेंस कर्व 1 पे होंगे। अगर हम M या L को चूज करें, L और M जो है वो पॉसिबल है हमारे लिए खरीदना, क्योंकि ये बजट लाइन पे है, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कंज्यूमर के लिए कि वो इंडिफरेंस कर्व 1 पे रह के जो है L और M इनमें से एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्लोप है बजट लाइन का, स्लोप ऑफ द बजट लाइन स्ट्रेट ऐसे, ठीक है ना, और स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व, इनमें काफी डिफरेंस है। जो स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो यहां पे स्लोप जो है वो सेम नहीं है। और यहां पे भी अगर आप देखेंगे, यहां पे क्या होता है कि ये जो इंडिफरेंस कर्व है इसका स्लोप अब फ्लैटर है एज कंपेयर टू द बजट लाइन। बजट लाइन यहां पे स्टीप है। तो स्लोप जो है वो यहां और यहां जो बजट लाइन है और इंडिफरेंस कर्व जो है उनके दरमियान वो बराबर इन 2 पॉइंट्स पे नहीं है। तो क्या ये दो पॉइंट्स हमारे लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है? देखिए, यहां पे ये बात याद रखनी है कि हमारी पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल यहां पे नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो रेशियो ऑफ प्राइसेस है और रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज जो है वो सेम यहां पे नहीं है। यहां पे जो है इंडिफरेंस कर्व का जो है स्लोप ज्यादा है, दैट मीन्स कि जो यूटिलिटीज है, मार्जिनल यूटिलिटीज है, उनका रेशियो ज्यादा है। और इस पॉइंट पे जो है प्राइस रेशियो जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रेशियो ऑफ द यूटिलिटीज। तो ये 2 पॉइंट जो है हमारे लिए इक्विलिब्रियम पोजीशंस नहीं होते हैं। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, यहां पे जो है एक कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व 1 पे है, तो ये हम देखते हैं इस ग्राफ से कि ये पॉसिबल है कंज्यूमर के लिए कि वो इंडिफरेंस कर्व 2 पे जा सकता है। अगर एक कंज्यूमर जो है यहां पे जो है वो कंज्यूम करेगा, अगर एक कंज्यूमर सपोजिंग वी कॉल इट N, पॉइंट N पे अगर एक कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, तो वहां पे क्या होता है कि वो इंडिफरेंस कर्व 2 पे आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो M और L पॉइंट्स है ये इंफीरियर है एज कंपेयर टू पॉइंट N। यहां पे याद रखिए, चाहे हम L की बात करें, N की बात करें, M की बात करें, all the 3 points are on the same budget line। यानी कि हम L भी खरीद सकते हैं, N भी खरीद सकते हैं, M भी खरीद सकते हैं, लेकिन N एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जो हमें ज्यादा यूटिलिटी देती है एज कंपेयर टू L एंड M। तो इसका मतलब यह है कि एक कंज्यूमर जो है उसके लिए ज्यादा बेहतर है कि वो N पॉइंट पे जो है वो कमोडिटी कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करे। अब आप यहां पे जरा गौर से देखिए, ये जो पॉइंट N है, यहां पे ये स्ट्रेट लाइन बजट लाइन हमें स्लोप बताती है बजट लाइन की, लेकिन सेम बजट लाइन जो है चूंकि ये टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व 2 के, तो इट इज आल्सो द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। मैं एक बार फिर बताता हूं कि इस पॉइंट पे, पॉइंट N पे जो है बजट लाइन जो है वो तो स्ट्रेट है, तो उसका स्लोप जो है वो तो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन
ये जो बजट लाइन है ये टेंजेंट है टू द इंडिफरेंस कर्व एज वेल। तो जब हम एक कर्व का स्लोप मेजर करते हैं तो वो हम टेंजेंट डाल के उसका स्लोप मेजर करते हैं। तो यहां पे मामला ये है कि ये जो बजट लाइन है खुद टेंजेंट है इंडिफरेंस कर्व के। इट मीन्स कि ये बजट लाइन ही यहां पे स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पॉइंट है, एंड वो पॉइंट है जहां पे जो स्लोप है बजट लाइन का वो बराबर है इंडिफरेंस कर्व 2 का जो स्लोप है उसके। यानी इस पॉइंट पे स्लोप्स आर द सेम, किस किस का, बजट लाइन का और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है वो सेम है। इंडिफरेंस कर्व 2 की हम यहां पे बात करते हैं। तो इट मीन्स कि ये जो हमारी कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है कि रेशो ऑफ द प्राइसेस एंड रेशो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज जो है वो इस पॉइंट पे सेम है। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है ये हो सकता है। तो इसके अलावा अगर हम चाहें कि हम इंडिफरेंस कर्व 3 पे चले जाएंगे, लेकिन इंडिफरेंस कर्व 3 जो है कहीं पे ना तो इंटरसेक्ट करती है बजट लाइन को और ना ही कहीं पे टेंजेंट है बजट लाइन के। तो इट मीन्स कि चूंकि बजट लाइन के थ्रू ये जा ही नहीं रही है तो बजट लाइन हमें पॉसिबिलिटी बताती है कि कंज्यूमर क्या खरीद सकता है। तो इंडिफरेंस कर्व 3 जो है वो फिर एक कंज्यूमर के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर वो इंडिफरेंस कर्व 3 पे पहुंचता तो अच्छी बात थी, लेकिन ये बजट लाइन उसको पहले ही रोकती है कि भाई आप जो है इंडिफरेंस कर्व 3 पे नहीं जा सकते, ये पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो ये वाली इंडिफरेंस कर्व जो है वो पॉसिबल नहीं है एक कंज्यूमर के लिए। क्यों? क्योंकि ना तो ये इंटरसेक्ट करती है, ना ये किसी जगह टच करती है, ना ये टेंजेंट है किसी जगह बजट लाइन के। और अगर ऐसा होता तो फिर ये पॉसिबल था। तो ये इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो इसलिए इक्विलिब्रियम है वो एन पॉइंट पे हो सकता है, क्योंकि एन हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी प्रोवाइड करता है गिवन द प्राइसेस एंड आवर इनकम। तो एन पॉइंट जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम इसलिए होगा। तो अब जो हमारी दूसरी कंडीशन है, इंडिफरेंस कर्व हैज टू बी कन्वेक्स थ्रू एंड थ्रू, कंप्लीटली कन्वेक्स होनी चाहिए। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व्स जो है सब की सब इंडिफरेंस कर्व्स यहां पे कंप्लीटली कन्वेक्स है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने जो यहां पे समझना है उसको हम कहते हैं इनकम कंजप्शन कर्व। इनकम कंजप्शन कर्व। तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये जो हमारी बजट लाइन है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारी पहली बजट लाइन है। जाहिर सी बात है कि एक ही इंडिफरेंस कर्व जो है वो टेंजेंट होगी टू दिस बजट लाइन और वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। तो अब अगर ऐसा हुआ कि हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई, जैसे कि अगर आप बजट लाइन के डिस्कशन में देखेंगे हमने वहां पे ये डिस्कस किया है कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी बजट लाइन जो है वो जो है शिफ्ट हो जाएगी आउटसाइड। तो अगर हमारी इनकम अब इंक्रीज होती है तो दूसरी हमारी बजट लाइन होगी, न्यू हमारी बजट लाइन कौन होगी, वो B2 है, यहां पे पहली वाली B1 थी, ठीक है ना। तो दूसरा जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा नई इनकम लेवल पे वो होगा फॉर एग्जांपल B। तो सिमिलर प्रोसेस जैसे कि यहां पे है वैसे यहां पे भी होगा। और अगर फर्दर हमारी इनकम और इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा नया इक्विलिब्रियम जैसे कि पहले दो केसेस में था ऐसे ही पॉइंट C होगा। तो ये जो हम देख रहे हैं कि हम हायर लेवल्स ऑफ यूटिलिटी पे जा रहे हैं, जैसे कि ये इंडिफरेंस कर्व्स हमें दिखाती है, यानी कि जितना हम हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे उतना हमारी यूटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमारी इनकम जो है वो भी इंक्रीज हो रही है इन केसेस में। तो हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है और हमारी कंजप्शन की लेवल जो है वो भी हम देख रहे हैं कि वो भी इंक्रीज हो रही है। देखिए इस पॉइंट पे हम इतना कंज्यूम कर रहे थे एक्स का, इतना वाई का कंज्यूम कर रहे थे। इस पे मैं यहां पे इसको नीचे लाता हूं तो इतना एक्स कंज्यूम कर रहे हैं और इतना वाई जो है हम कंज्यूम कर रहे हैं। इस पॉइंट पे और जो है एक्स हम कंज्यूम कर रहे हैं और इस पॉइंट पे फर्दर जो हमारा वाई है वो हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो ए, बी और सी है ये हमें ये दिखाते हैं कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपके कंजप्शन में कैसे इंक्रीज होगा।
तो ये पॉइंट्स ए, बी और सी हमें कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपकी कंजप्शन जो है वो भी इंक्रीज होगी। अभी अगर मैं इन पॉइंट्स को यहां पे ज्वाइन करूंगा तो एक कर्व कुछ ऐसे बनेगी। तो इस कर्व को हम इनकम कंजप्शन कर्व कहते हैं। इस कर्व को जो है हम इनकम कंजप्शन कर्व कहते हैं। यह हमें बताती है इनकम कंजप्शन कर्व के आपकी कंजप्शन की डायरेक्शन क्या है या उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है जब आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो इनकम कंजप्शन कर्व हम बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व से यानी कि इक्विलिब्रियम जो होता है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में, उन इक्विलिब्रियम पॉइंट से हम अपनी इनकम कंजप्शन कर्व जो है वो डिराइव करते हैं। और इस इनकम कंजप्शन कर्व को ही हम एंजल्स कर्व भी कहते हैं। तो इसको हम एंजल्स कर्व भी कहते हैं। तो यहां पे हम ये बात याद रखेंगे, इनकम कंजप्शन कर्व और एंजल्स कर्व आर एक्चुअली द सेम। और बाद में आप देखेंगे आगे जाके शायद हम ये डिस्कस करेंगे कि एंजल्स लॉ किसको कहते हैं, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने यहां पे अंडरस्टैंड करना है उसको हम कहते हैं प्राइस कंजप्शन कर्व। और ये प्राइस कंजप्शन कर्व जो है इसी से हम डिमांड कर्व अपनी डिराइव करते हैं। यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है उसमें जो डिमांड कर्व को डिराइव करने का तरीका है उसमें ये कॉन्सेप्ट यानी कि प्राइस कंजप्शन कर्व ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, या इसी से हम फिर डिमांड कर्व अपनी डिराइव करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। इनकम कंजप्शन कर्व में हमने ये देखा कि हमने इनकम को इंक्रीज किया या हम इनकम को रिड्यूस भी कर सकते थे। तो फिर हमने ये देखा कि इसका इंपैक्ट कंजप्शन पे क्या पड़ेगा। यहां पे हम क्या करते हैं कि हम प्राइस को जो है हम चेंज करेंगे ये देखने के लिए कि इसका इंपैक्ट कंजप्शन पे क्या पड़ेगा। अभी हम क्या करते हैं कि हम दो में से एक कमोडिटी का प्राइस जो है वो डिक्रीज करते हैं। तो आप जानते हैं जैसे कि पहले ही आपने बजट लाइन के डिस्कशंस में ये देखा कि अगर हमारी फॉर एग्जांपल ये बजट लाइन है, पहली वाली बजट लाइन, और अगर हमारा प्राइस अब डिक्रीज होता है तो हम फिर राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे। यानी कि जिस कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा उसमें जो है उसकी कंजप्शन हम ज्यादा अब कर सकते हैं, ज्यादा हम उसको खरीद सकते हैं, तो इसलिए राइट वर्ड शिफ्ट होगा। क्योंकि वाई कमोडिटी का प्राइस जो है वो सेम रहता है इसलिए यहां पे कोई शिफ्ट हम नहीं देखते। पूरा जो शिफ्ट हम देखते हैं वो एक्स कमोडिटी में आता है क्योंकि उसका ही प्राइस जो है हम डिक्रीज करते हैं। तो हम दो बार प्राइस डिक्रीज करते हैं। तो पहली बार क्या होता है कि हमारी बजट लाइन B1 होती है जो प्रिवेलिंग प्राइसेस होते हैं। अभी प्राइस डिक्रीज हुआ तो बजट लाइन नई बन गई B2, और फर्दर प्राइस डिक्रीज हो गए तो बजट लाइन अब B3 बन गई। ठीक है, अभी हमने यहां पे क्या करना है कि हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स देखने, बाकी जो इंडिफरेंस कर्व्स है जो जहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता वो हम यहां पे डिसरिगार्ड करते हैं, उनको हम यहां पे नहीं दिखाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ये पॉइंट होगा A। तो ये x की कंजप्शन है x1, ये y की कंजप्शन है। अभी x का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया तो नया जो हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा वो यहां पे होगा। हमने क्या करना है, हमने इंडिफरेंस कर्व्स को पैरेलल रखना है। पहली इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करके नेक्स्ट वाली जो इंडिफरेंस कर्व्स है वो पैरेलल होनी चाहिए पहली इंडिफरेंस कर्व के, वो सिमिलर होनी चाहिए, स्पेस सेम होना चाहिए, आगे भी ऊपर भी नीचे भी। और बाकी जो इक्विलिब्रियम है वो खुद जो है वो जाहिर होगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे होगा। तो यहां पे जो हमारा दूसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहां पे आएगा। तो x की कंजप्शन इंक्रीज हो रही है और शायद y की कंजप्शन में उतना इंक्रीज नहीं हुआ या हुआ और बहुत कम इंक्रीज हुआ। तो नेक्स्ट फर्दर डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है कि x की कंजप्शन में और इंक्रीज हो रहा है, और थोड़ा बहुत जो है y में भी हम इंक्रीज देख रहे हैं। राइट, तो अब हम फोकस करेंगे जो हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। ये देखिए, ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। अगर हम इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये जरूरी नहीं कि स्ट्रेट बनना चाहिए ये, तो ये पॉइंट्स जब हम मिलाएंगे तो इसको हम प्राइस कंजप्शन कर्व कहेंगे। राइट, सो इट इज PCC, प्राइस कंजप्शन कर्व। तो अभी प्राइस कंजप्शन कर्व क्या है? प्राइस कंजप्शन कर्व बुनियादी तौर पर जो हमारे मुख्तलिफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स होते हैं जब हम प्राइस चेंज करते हैं यहां पे,
तो उनको मिला के जो एक कर्व जो है बनती है उसको हम प्राइस कंजप्शन कर्व कह सकते हैं। बुनियादी तौर पर प्राइस कंजप्शन कर्व एक वो कर्व है जो हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट्स दिखाती है जब हम अपना प्राइस जो है वो चेंज करते हैं, चाहे हम डिक्रीज करेंगे चाहे हम इंक्रीज करेंगे। यहां पे अभी हम प्राइस जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारी प्राइस कंजप्शन कर्व है। तो इट इज समवट सिमिलर टू इनकम कंजप्शन कर्व। वहां पे क्या होता था कि वहां पे जो एक्सपेंशन होता था वो बोथ साइड होता था, लेकिन यहां पे एक्सपेंशन जो हो रहा है वो वन साइड हो रहा है, क्योंकि एक ही कमोडिटी का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर दोनों कमोडिटीज का प्राइस डिक्रीज होता तो इसका नेचर जो है वो सिमिलर होता, जैसा कि हमने इनकम कंजप्शन कर्व में देखा। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये जो प्राइस कंजप्शन कर्व है, इसी से हम डिमांड कर्व जो है वो डिराइव करते हैं। तो यहां पे मैं ब्रीफली ये दिखाऊंगा कि इससे डिमांड कर्व हम कैसे डिराइव करेंगे। देखिए, ये जो हमारी बजट लाइन है, ये हमारी बजट लाइन है, तो मैं यहां पे इनको दिखाता हूं। तो ये दिखाती है प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, ये भी प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई, और ये भी प्राइस ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई। प्राइस ऑफ वाई तो सेम रहता है, इसलिए इसको आप डिसरिगार्ड करें। अब आप प्राइस ऑफ एक्स पे फोकस करें। यहां पे जो प्राइस ऑफ एक्स है, राइट, इट वाज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स हियर, ठीक है ना, तभी जाके बाहर की तरफ चली गई। और यहां पे जो प्राइस ऑफ एक्स है, इट इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स ऑन दिस बजट लाइन। तो हमारे पास तीन प्राइसेस आ रहे हैं, ये बजट लाइन पे प्राइस, इस पे प्राइस, और इस बजट लाइन पे प्राइस। तो इस पे सबसे ज्यादा प्राइस है, सबसे ज्यादा स्टीप है। जितना हम प्राइस डिक्रीज करेंगे ये फ्लैट हो जाएगा, इसमें कम प्राइस है, इसमें सबसे कम प्राइस है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने समझ लिए। तो ये हम लिखेंगे यहां पे एक ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारे प्राइसेस है P1, P2 और P3। तो प्राइस ऑफ, यहां पे लिखिए इसको P1, P2 एंड P3, राइट। अच्छा, सबसे कम क्वांटिटी कहां पे है? P1 पे। सपोजिंग प्राइस इज राइट दिस मच, एंड ये हमारी क्वांटिटी है X1। प्राइस अब डिक्रीज हो गया, ठीक है ना, प्राइस डिक्रीज हो गया तो हमारी क्वांटिटी X2 पे पहुंच गई। प्राइस फर्दर डिक्रीज हो गया तो हमारी क्वांटिटी X3 पर पहुंच गई। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये तीन क्वांटिटीज है। तो इनको मिलाएंगे तो ये हमारी डिमांड कर्व बनती है, क्योंकि यहां पे प्राइस है और यहां पे जो है वो क्वांटिटी है। यहां पे प्राइस हम देख रहे हैं वेरी हो रहा है, यहां पे क्वांटिटी वेरी हो रही है। और डिमांड कर्व में भी क्या हम दिखाते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो ये हमारी डिमांड कर्व है जो हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के जरिए से डिराइव करते हैं। फाइनली आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो हम प्राइस कंजप्शन कर्व से डिराइव करते हैं। और प्राइस कंजप्शन कर्व बुनियादी तौर पर क्या होता है इसमें कि हम प्राइस को चेंज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स के प्राइस को हम डिक्रीज करेंगे और हम ये देखेंगे कि अब इक्विलिब्रियम पोजीशन कहां पे आएगी, तो नए इक्विलिब्रियम्स को हम फिर कनेक्ट करेंगे तो हमारी प्राइस कंजप्शन कर्व बनती है। तो फिर हम ये देखेंगे कि हमने प्राइसेस किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी हमें मिलती थी, तो उनको जो हम एक अलग ग्राफ में डालेंगे तो वही हमारी डिमांड कर्व बनती है। आगे आने वाले लेक्चर्स में जो हमारा फोकस होगा वो डिमांड कर्व पे होगा और इससे रिलेटेड जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है जो हमारे लिए समझना काफी जरूरी है एज स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होने के लिए। लेकिन आज के लिए हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है ये अच्छे से आपने समझा होगा। अगर इसके मुताल्लिक कुछ आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज हैं, तो वो आप जो है लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जो मेरी यूट्यूब चैनल है इकोनॉमिक्स विद एजाज। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।